नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको वैलिड शादी करना है तो इसमें कानूनी रस्में क्या होनी चाहिए और कानून क्या कहता है रस्मों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष अनगिनत विवाह समारोहों का आयोजन होता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जब दो लोग अपने जीवन को एक साथ बांधने का संकल्प लेते हैं। भारतीय विवाह विधि अनुसार विवाह समारोह विशेष नियमों और कानूनों के अधीन संपन्न होते हैं। आमतौर पर विवाह समारोह पंडित या मौलवी या पादरियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो विवाह के नियमों, शास्त्रों और कानूनी आवश्यकताओं के मुताबिक होते हैं। लेकिन जब अलग जाति, धर्म और क्षेत्र के प्रेमी जोड़े जब घर से भागकर शादी करते हैं तो वो कोर्ट की शरण में जाते हैं। कोर्ट में यदि कोई जोड़ा शादी करना चाहता है तो उसके लिए दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं। पहली स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से, दूसरा अन्य धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार उनके विवाह कानूनों के अंतर्गत कोर्ट में रजिस्टर कराए जाते हैं। इनमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 शामिल हैं। इनमें कुछ नियम व शर्तें हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो शादी शून्य हो जाती है। अगर आप बिना धार्मिक रीति रिवाज के शादी करना चाहते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया में घर से भागकर कपल अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं। ये विवाह रजिस्टर्ड आर्य समाज द्वारा संपन्न कराया जाता है। यदि कपल दूसरे धर्म जैसे मुस्लिम या ईसाई हों तो क्रमशः निकाह या चर्च में शादी कराई जाती है। सभी प्रोसेस में गवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर कपल को कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया की सही जानकारी न हो तो उनके साथ धोखा हो सकता है। तो ये जानते हैं कोर्ट मैरिज की वो प्रक्रिया जिसको पूरा नहीं करने पर धार्मिक रीति से की गई आपकी कोर्ट मैरिज फर्जी साबित हो सकती है। यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो उसमें दो गवाहों के समक्ष जयमाला, सिंदूरदान, मंगलसूत्र, बंधन, सप्तपदी यानी कि अग्नि के समक्ष फेरे लेना अनिवार्य है। ऐसा ही यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार मौलवी के सामने निकाह पढ़ना अनिवार्य है। ठीक ऐसे ही ईसाई जोड़े को दो दो गवाहों की उपस्थिति में ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अनुसार चर्च में विवाह करना होता है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कोर्ट में मैरिज रजिस्टर करने के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिसमें शादी के नियमों का पालन किए बिना शपथ पत्र पर साइन करवाकर कपल को गुमराह किया जाता है। भारत के छोटे शहरों में होने वाली कोर्ट मैरिज में 10 में से 6 मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट मैरिज के नाम पर शपथ पत्र यानी नोटरी पर शादी करा दी जाती है और परेशानी कपल को झेलनी पड़ती है। आप देखते होंगे कि जब भी शादी होती है तो शादी के टाइम पर इतने सारे रस्में होते हैं। क्या ये रस्में कानूनी रूप से जरूरी है या नहीं जरूरी है? हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में देखेंगे कि शादी की ऐसी कौन सी रस्में हैं जो कानूनी रूप से जरूरी होती है। स्पेशली इस रिपोर्ट में बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ऐसी रस्में जो आप चाहे लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, चाहे आर्य समाज में शादी हो रही हो, कहीं भी शादी हो रही हो, तो उन रस्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो लीगल होती है और उसको करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो या स्किप कर देते हो तो आपकी शादी वॉइड हो सकती है, शादी को खारिज कराया जा सकता है। तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप जो है ये जरूर पूरे होने चाहिए। सबसे पहला तो स्टेप यही है कि सप्तपदी होना चाहिए, यानी 7 स्टेप्स। अब इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सप्तपदी यानी कि 7 फेरे लेने चाहिए, 7 राउंड्स लेने चाहिए, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है, सेक्शन 7 ऑफ HMA ये कहता है कि 7 फेरे नहीं, 7 स्टेप्स अगर ले लिए गए हैं, 7 बार एक साथ चला गया है तो वो कंप्लीट माना जाता है, 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस। तो ये एक चीज तो ये हो गया। सेकेंड चीज होता है कन्यादान। कन्यादान को भी माना जाता है HMA के तहत। हालांकि सप्तपदी अगर हो जाए तो भी विवाह कंप्लीट माना जाता है, लेकिन उसके अलावा ये 3 चीजें होती हैं जिसको भी कंसीडर किया जाता है कि विवाह के प्रोसेस के तौर पे अलग अलग कस्टम और रिचुअल के हिसाब से। इसमें कन्यादान भी है कि कोई भी व्यक्ति कन्या का दान करता हो। तीसरा पानी ग्रहण भी होता है, कई जगह पानी लड़की के हाथ में और लड़के के हाथ में दिया जाता है।
एक पानी ग्रहण करके, एक्सचेंज ऑफ वाउस यानी कि जो वचन एक दूसरे को दिए जाते हैं, पंडित जी करवाते हैं वचन, एक दूसरे को दिलवाते हैं, एक वो हो गया। और मंगलसूत्र एंड सिंदूर, मंगलसूत्र एंड सिंदूर भी जो है एक रस्म होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि आप अपने कस्टम के हिसाब से अगर आप शादी कंप्लीट कर लेते हो तो उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये 5 कस्टम मैंने बताया है, इस 5 कस्टम में से एक कस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सप्तपदी, यानी कि 7 स्टेप्स। अगर आपने ये तीनों कर लिए और ये 7 स्टेप्स वाला नहीं किया तो मैरिज खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये पहला कर लिया और ये 3 छोड़ भी दिया तो भी आपकी मैरिज कंप्लीट होती है। लेकिन सप्तपदी करने के लिए आपको अग्नि के सामने ये सप्तपदी करना होता है, इसमें पंडित जी या जो भी विवाह कराने वाले हों वो उपलब्ध हों, उनके माध्यम से कराया जा रहा हो, और उस विवाह को देखने वाले भी गवाह कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी विवाह को कंप्लीट और वैलिड माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी आर्य समाज या कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएं तो किन किन रस्मों को करना जरूरी है और कौन कौन सी रस्में अगर आप नहीं करेंगे तो आपका किया हुआ विवाह भी अवैध साबित हो जाएगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर जरूर कॉल कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी मदद कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।